अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। अगर चार्जेस रेस्ट पे हों तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं। तो बेसिकली ये चार्जेस हैं क्या जिनको आपने स्टडी करना है। तो याद रखें चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस बेसिकली दो किस्म के होते हैं, दो तरह के चार्जेस होते हैं। पहला चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रॉन के लूज की वजह से बनता है, ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी, नेगेटिव चार्ज की कमी आने की वजह से उसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। तो पॉजिटिव चार्ज पहली टाइप का चार्ज है। और एक चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। वो किस वजह से आता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक न्यूट्रल चीज किसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है जिस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। और इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाए तो उस चीज के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज। और चार्ज के लिए आप जानते हैं सिंबल हम क्यू यूज करते हैं। और क्यू हम जानते हैं, हमने डिराइव किया ही सिंबल है चार्ज का। ये हम इसका यूनिट कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं करंट इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो फिर इसको अगर चार्ज का यूनिट निकालना हो तो Q इज इक्वल टू आई टी, जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटी है। चार्ज इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी। और इसका यूनिट क्या बन जाता है, आप जानते हैं करंट का यूनिट क्या होता है, दैट इज एम्पेयर। और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो इसको हम फिर किस तरह रिप्रेजेंट कर देते हैं, AS के साथ, एम्पेयर सेकंड के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी, आपको पता होना चाहिए। ओके जी। चार्ज जो है बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का हो सकता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के ऊपर रेस्ट की हालत में एक फोर्स लगा रहे होते हैं या मूविंग हालत में एक फोर्स लगाते हैं। तो रेस्ट की हालत में जो ये फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, उस फोर्स को सबसे पहले कूलम साइंटिस्ट है जिसने स्टडी किया था। तो फिर उसको हम बोलते हैं कूलम्स फोर्स या कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। जो भी चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। वो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर कितनी फोर्स लगाते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ये हमें कूलम ने बताया था। और उसने कहा था जब भी चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो म्यूचुअल फोर्स होती है। वो फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जो दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं उनके चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो उनके दरमियान डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जब दोनों इन रिलेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक जनरल रिलेशन बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये हमारे पास जनरल रिलेशन बन जाता है। और ये रिलेशन सबसे पहले कूलम साइंटिस्ट ने दिया था, इसे कूलम्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है जी। और एक और बात याद रखनी है, कूलम्स लॉ बेसिकली इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या जरा देख लें। तो लिमिटेशंस में सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कूलम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है, किन चार्जेस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है ये फॉर्मूला। सबसे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, चार्जेस मस्ट बी स्फेरिकल। चार्जेस किस किस्म के होने चाहिए, स्फेरिकल शेप के होने चाहिए, ठीक है। और इनसाइड न्यूक्लियस ये एप्लीकेबल नहीं है। इनसाइड न्यूक्लियस, आप जानते हैं इनसाइड न्यूक्लियस पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, पार्टिकल्स 10⁻⁻15 मीटर, यानी जिसको फर्मी कहते हैं, इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है जी। ये इसकी लिमिटेशंस भी याद रखनी है कि ये स्फेरिकल चार्जेस पे एप्लीकेबल है और इनसाइड न्यूक्लियस इज नॉट एप्लीकेबल, ये न्यूक्लियस के अंदर एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि जिन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर से कम होता है तो उन चार्जेस के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो न्यूक्लियस के अंदर तमाम पार्टिकल इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे होते हैं, तो इसलिए न्यूक्लियस के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। तो न्यूक्लियस के अंदर हम फिर पढ़ेंगे बाद में, दैट इज इलेक्ट्रो, जिसको हम बोलते हैं दैट इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, या न्यूट्रल पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़ के न्यूक्लियस के अंदर कूलम्स फोर्स की वजह से नहीं रहते, बल्कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से रहते, ठीक है। कूलम्स फोर्स का उसमें कोई अमल दखल नहीं होता। ओके जी। एक और बात याद रखनी, जब भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो एक कांस्टेंट अपीयर हो जाता है। उस कांस्टेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वो कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट किया जाता है, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से फोर्स की भी दो तरह की फोर्सेस डेवलप होती हैं। कहते हैं अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम मटेरियल मौजूद ना हो तो इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स इन केस ऑफ वैक्यूम। फॉर एग्जांपल कहते हैं ये एक चार्ज है
पॉजिटिव कह लें आप या नेगेटिव, कोई एक चार्ज है, ये एक दूसरा चार्ज है, ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव, आप इसे नेगेटिव कह लें, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। इनके दरमियान कोई भी मीडियम नहीं है, नो मीडियम। अगर इनके दरमियान कोई मीडियम नहीं है तो इनके दरमियान जो फोर्स रहेगी उसको बोलेंगे एफ वैक्यूम, मतलब चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है। तो इस फोर्स को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, दैट इज इक्वल टू के वैक्यूम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और यहाँ पे के वैक्यूम किसके इक्वल होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, के वैक्यूम हेयर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट। और एप्सिलॉन नोट क्या चीज़ होती है आपको पता होना चाहिए, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे मैं आगे मेंशन भी कर दूंगा ये क्या चीज़ है। और इस तरह अगर दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव है, फॉर एग्जाम्पल सेम चार्जेस है, एक नेगेटिव है, इनके दरमियान कोई मीडियम है, मीडियम पड़ा हुआ है, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज एप्सिलॉन आर है, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी को मैं एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो कहता है अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम हो तो फिर फोर्स इन केस ऑफ मीडियम निकालने का फॉर्मूला कुछ छोड़ होता है, उसमें के की वैल्यू आ जाती है के इन केस ऑफ मीडियम Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब के वैक्यूम और के मीडियम क्या चीज़ है, ये हम ऊपर के वैक्यूम लिख चुके हैं, अब के मीडियम भी हम मेंशन कर देते हैं। याद रखें जब भी दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाता है तो कूलम्स फोर्स रिड्यूस हो जाती है। अब कूलम्स फोर्स कितनी रिड्यूस होती है वो डिफाइन करता है रिलेटिव, जिसको हम परमिटिविटी भी बोल देते हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ये वैल्यू होती है। तो याद रखना है जब भी दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आएगा तो कूलम्स फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। और कूलम्स फोर्स डिक्रीज कितने टाइम्स हो जाती है, एप्सिलॉन आर टाइम। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, और ये वो फैक्टर है जो बताता है कि कूलम्स फोर्स दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आने की वजह से कितनी रिड्यूस कर गई है, ठीक है। इसके मुताबिक के मीडियम अगर निकाला जाए तो के मीडियम का फॉर्मूला होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट, जो कि के वैक्यूम था, इसके साथ ये वाला कांस्टेंट एप्सिलॉन आर भी साथ इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। अब मैं दोनों फोर्सेस को अगर दोबारा लिखूं तो मेरे पास ऊपर वाली फोर्स बन जाएगी के वैक्यूम के केस में एफ वैक्यूम, जब कोई मीडियम नहीं है तो ये बन जाएगा 1 ओवर, ये वाली वैल्यू इधर पुट कर रहा हूं मैं, 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और इस तरह अगर मैं मीडियम के केस में ये फोर्स कैलकुलेट करूं तो एफ मीडियम दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक बात याद रखनी है, व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, ये वो फैक्टर है जो बताएगा जब कोई भी मीडियम दो चार्जेस के दरमियान मौजूद ना हो तो कितनी कूलम्स फोर्स डेवलप होगी, वो ये वाला ये एप्सिलॉन नोट बताएगा हमें जब कोई मीडियम मौजूद ना हो। और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू भी याद रखनी है, एप्सिलॉन नोट बेसिकली किसके इक्वल होता है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और याद रखने इसका यूनिट है, इसका यूनिट है, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग अ यूनिट। और इस तरह अगर मैं बात करूं एप्सिलॉन आर क्या चीज है, एप्सिलॉन आर इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ये एक कांस्टेंट होता है जो ये बताता है अगर दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाए तो, डाइलेक्ट्रिक आ जाए तो, जब दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाता है तो कूलम्स फोर्स कितनी रिड्यूस हो जाती है, वो जितनी भी रिड्यूस होगी ये वाला फैक्टर बताओ। दिस इज द फैक्टर दैट डिस्क्राइब हाउ मच कूलम्स फोर्स विल रिड्यूस व्हेन वी प्लेस अ मीडियम बिटवीन द चार्जेस। तो कहते हैं इसको रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और ये किसके इक्वल होती है, ये डिफरेंट मीडियम्स के लिए डिफरेंट इसकी वैल्यू होती है, लेकिन याद रखना इसका यूनिट कोई भी नहीं होता, नो यूनिट। क्यों नो यूनिट है इसका, क्योंकि अगर मैं कहूं अगर वैक्यूम था, दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद नहीं था, तो वैक्यूम के केस में कितनी फोर्स लग रही थी दो चार्जेस के दरमियान, 10 न्यूटन। फॉर एग्जांपल ये दो चार्जेस हैं, इन दो चार्जेस के दरमियान कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, तो ये दो चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, म्यूचुअल फोर्स 10 न्यूटन। और अगर इन दो चार्जेस के दरमियान मैं कोई मीडियम रख दूं, जब कोई मीडियम रख दूंगा, फॉर एग्जांपल इन दोनों के दरमियान कोई थर्ड मीडियम, कुछ एक मीडियम आ गया, कोई तीसरी चीज है जो मीडियम है वो आ गया, तो इन दोनों के दरमियान पहले 10 न्यूटन फोर्स लग रही थी, अब कम हो जाएगी, कम हो गई, कितनी रहेगी, यहाँ पे मेंशन कर दूं के मीडियम कम हो गई है, ये कितनी रहेगी, फॉर एग्जांपल 8 न्यूटन। तो वो जो मैंने मीडियम रखा था दो चार्जेस के दरमियान, उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक को निकालने का तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पे पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। पहले क्या थी फोर्स, दैट इज वैक्यूम वाली, ऊपर लिख दे,
बाद में क्या थी, मीडियम वाली, नीचे लिख दे, इनकी रेशियो लेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर। फॉर एग्जांपल ये आ जाएगा 10 वैक्यूम में थी फोर्स और मीडियम की मौजूदगी में आर थी, दैट इज ग्रेटर देन 1। तो हमें पता चल गया एप्सिलॉन आर क्या चीज है, इट इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। फोर्स ऊपर है, फोर्स नीचे है, तो फोर्सेस की रेशियो न्यूटन, न्यूटन दो यूनिट आपस में रेशियो में कट जाते हैं, इसका मतलब एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट भी नहीं होगा। लेकिन ये भी बात याद रखनी है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होगी, क्योंकि वैक्यूम में फोर्स ज्यादा होती है और मीडियम के केस में फोर्स कम हो जाती है, इसका मतलब इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन 1 आया करेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो एप्सिलॉन आर की कुछ वैल्यूज, कुछ फॉर्मूले हैं जिससे एप्सिलॉन आर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन आर को कैलकुलेट करने के जितने फॉर्मूले मैं यहाँ पे मेंशन है, एप्सिलॉन आर निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला है, आप के वैक्यूम डिवाइडेड बाय के मीडियम वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वो आपसे कहता है इफ देयर इज नो मीडियम देन कूलम्स कांस्टेंट इज दिस एंड व्हेन वी प्लेस द मीडियम कूलम्स कांस्टेंट बिकम दिस, देन व्हाट विल बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप वैक्यूम वाली वैल्यू के ऊपर लिखें, मीडियम वाली नीचे लिखें, तो एप्सिलॉन आर आ जाएगा। इसके अलावा आप अगर फोर्सेस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप वैक्यूम की फोर्स, जैसे कि हमने इस फॉर्मूले में किया, वैक्यूम के केस में दी हुई फोर्स ऊपर लिखें और मीडियम के केस में दी हुई फोर्स को नीचे लिख लें। इस तरह अगर आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में दे, आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लेंगे, लेकिन फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वैक्यूम के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्जेस के दरमियान जितनी है वो ऊपर लिखते हैं और मीडियम की मौजूदगी में इलेक्ट्रिक फोर्स जितनी भी लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वो नीचे लिख दें। इनकी रेशियो भी क्या देगी आपको, एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे देगी। इस तरह आपने कैपेसिटेंसेस के केस में लिखा हुआ है, मीडियम की मौजूदगी में कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाती है और वैक्यूम के केस में कैपेसिटेंस कम हो जाती है, इसकी रेशियो लें तो ये भी बन जाती है एप्सिलॉन आर की वैल्यू। तो ये तमाम फार्मूले, इसके बाद दो और फार्मूले भी वो हम आगे देख लेंगे। वो दो केसेस हमने पढ़ने हैं कि कैपेसिटर बैटरी से अटैच हो तो क्या होगा, अगर डिस्कनेक्टेड हो तो क्या होगा। फिलहाल ये जनरल फार्मूले आप एप्सिलॉन आर निकालने के, ये 4 फार्मूले किसी भी वक्त यूज करते हैं, उन सारों का आंसर ग्रेटर देन यूनिटी आता है, ग्रेटर देन 1 आता है। अगर आपसे कहा जाए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं हो सकती, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू 1 से छोटी पॉसिबल नहीं हो सकती। ऐसा एमसीक्यू पेपर में आज विच ऑफ द फॉलोइंग में बी द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर, आपको ऑप्शन दे देगा 0.5, एक ऑप्शन आई 0.5, दूसरी 1 से बड़ी दे देगा, तीसरी भी 1 से बड़ी, चौथी भी 1 से बड़ी, तो आप कह देंगे 1 से जो छोटा आंसर है वो पॉसिबल नहीं है, वो आप टिक कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एमसीक्यू लिख भी लेते हैं, कहते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वैल्यू फॉर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर के लिए कौन सी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। ऑप्शन वो आपसे दे देता है 1.6 बीटा, 2.9 चार्ली, 3.4 डेल्टा, 0.8। अब पता चल गया 0.8 इज इम्पॉसिबल इन केस ऑफ एप्सिलॉन आर बिकॉज इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके जी, एक और बात याद रखनी है, आप इससे रिलेटेड वो सवाल जो आपसे पूछ सकता है इससे फर्दर, के की वैल्यू क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। वो वैक्यूम के लिए आपको पता भी है के वैक्यूम किसके इक्वल है, न्यूमेरिकल में ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए अगर पेपर में आ जाए तो, दैट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू भी आपने याद रखनी है, के इन केस ऑफ वैक्यूम ये होता है। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट एक एमसीक्यू हम देख लेते हैं। कहता है, ये एमसीक्यू पेपर में इंपॉर्टेंट भी है, कहता है इफ देयर इज +4 न्यूटन फोर्स एग्जिस्ट between two charges, then this force will be, okay जी, ऑप्शंस में लिख देता है अल्फा दैट इज अट्रैक्टिव, बीटा दैट इज रिपल्सिव, चार्ली between two opposite charges, डेल्टा मे बी ऑल, सारी ऑप्शन ही हो सकती हैं। ठीक है जी, तो फिर हमें पता होना चाहिए +4 न्यूटन का मतलब क्या होता है, +4 न्यूटन। तो याद रख लें कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 / R²। ठीक है जी, अगर मैं कहूँ ये आंसर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव कूलम्स फोर्स का आंसर पॉजिटिव, जो कि हमें पॉजिटिव ही उसने दिया हुआ है। अगर कूलम्स फोर्स का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो भी इसके दो मतलब होते हैं। पहली बात, पहला चार्ज और दूसरा चार्ज इनकी मैग्नीट्यूड्स क्या हो, इनके साइन क्या हो कि आंसर पॉजिटिव आ जाए। तो आप जानते हैं पहला भी पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव जवाब पॉजिटिव आ जाता है, या पहला भी नेगेटिव होना चाहिए, दूसरा भी नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव का जवाब भी क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो फिर हमें पता चल गया ये आंसर पॉजिटिव करने के लिए जरूरी है बोथ चार्जेस मस्ट बी
ऑफ सेम नेचर। सेम नेचर का मतलब क्या है, एक जैसे हो दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों नेगेटिव हो जाए। तो इसका मतलब है अट्रैक्टिव रिपल्सिव को फिलहाल छोड़ दें, हम बता बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस, नहीं ऑपोजिट चार्जेस नहीं, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना पॉजिटिव, तो इसका मतलब है दोनों चार्जेस की नेचर सेम होनी चाहिए। तो चार्ली ऑप्शन गलत होगी, बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस नहीं, ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान पॉजिटिव जवाब नहीं आ सकता, ठीक है। ओके, दूसरी बात मुझे बताएं, अब आपको पता भी होगा, बल्कि कहते हैं दो सिमिलर चार्जेस हैं, ये पता चल गया कि पॉजिटिव फोर्स आती है दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान। जैसा कि ये पॉजिटिव फोर्स है तो आपको पता चल गया कि दो सिमिलर चार्जेस के दरमियान होगी, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो ऐसी फोर्स जो दो पॉजिटिव के दरमियान एग्जिस्ट करे या दो नेगेटिव्स के दरमियान एग्जिस्ट करे, उस फोर्स को बोलते हैं रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स। तो हमारे फिर दो आंसर पॉसिबल है। अगर फोर्स पॉजिटिव है तो या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव की ऑप्शन नहीं है। तो फिर इसका मतलब है फोर्स कौन सी होनी चाहिए, रिपल्सिव फोर्स होनी चाहिए। तो हमारा फिर आंसर क्या आ गया, दैट इज रिपल्सिव फोर्स। और अट्रैक्टिव फोर्स कब होगी, अट्रैक्टिव फोर्स जब दो ऑपोजिट चार्जेस हो, ये पॉजिटिव हो यानी दूसरा नेगेटिव हो, यानी कि ये पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव हो, यानी कि ये नेगेटिव हो तो फिर दूसरा पॉजिटिव हो। अगर ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव फोर्स जो होती है उसको बोलते हैं दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान, और ऐसी फोर्स को अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं जो दो ऑपोजिट के दरमियान लगे। तो हमें फिर पता होना चाहिए अगर वो पॉजिटिव फोर्स का, यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, अगर वो पॉजिटिव फोर्स का तो पॉजिटिव फोर्स के लिए क्या करना और नेगेटिव फोर्स के लिए क्या करना है, हम मेंशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो फिर हमारी फाइनली बात ये हो गई कि अगर हम कहें बिटवीन या कूलम्स फोर्स इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस मतलब अगर पहला चार्ज पॉजिटिव क्यू है तो दूसरा चार्ज फिर नेगेटिव क्यू होना चाहिए, या सिमिलर चार्जेस दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या पहला नेगेटिव क्यू है तो दूसरा भी नेगेटिव क्यू होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में कूलम्स फोर्स का नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव जवाब पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव आंसर कब, बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस। और बिटवीन सिमिलर चार्जेस यानी कि पॉजिटिव फोर्स कब होती है, सिमिलर चार्जेस के दरमियान, और सिमिलर चार्जेस हमेशा आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोर्स इज रिपल्सिव। बच्चे अट्रैक्टिव समझ लेते हैं, इट इज रिपल्सिव फोर्स। और इसी तरह अगर मैं कूलम्स फोर्स को नेगेटिव कंसीडर कर लूं, कूलम्स फोर्स का जवाब नेगेटिव आ गया, तो इसके भी फिर दो मतलब बन गए। पहला मतलब बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस, बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस, दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान लगेगी। फॉर एग्जाम्पल प्लस एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव ले ले, या पहले नेगेटिव ले ले दूसरा पॉजिटिव ले ले। इन दोनों केसेस में प्लस माइनस भी माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, दोनों केसेस में आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव फोर्स कब होगी, जब दो ऑपोजिट चार्जेस होंगे, और ऑपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। ओके जी। इसी तरह कूलम्स फोर्स के बाद हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं, दैट इज कितनी फोर्स एक चार्ज के ऊपर लग रही है, पर यूनिट चार्ज जो फोर्स लगती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का भी नाम देते हैं। तो फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ पे इसके बेसिकली न्यूमेरिकल पे फोकस ज़्यादा करेंगे। कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही होती है किसी चार्ज के ऊपर पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज हैज़ अनदर नेम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज जो भी होगा उसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। आप जानते हैं फोर्स वेक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बन गया, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास रिलेशन फोर्स पुट करके आ जाता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे आपसे ग्राफिकल क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लेता होता, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ जो ग्राफ बनता है वो क्या होगा। आप जानते हैं ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ बन रहा है, और इन्वर्स स्क्वायर लॉ का ग्राफ अगर वाई एक्सिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस ले लें, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो इसका ग्राफ बनता है इनवर्स। और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पे एक्स एक्सिस के ऊपर वो आर का स्क्वायर ले ले,
तो ये भी इन्वर्स ग्राफ ही आता है, तकरीबन इसी टाइप की कर्व आ जाती है, तो इसी तरह का तकरीबन जवाब आ जाएगा, ठीक है, इन्वर्स रिलेशन वाला ग्राफ। और फाइनली अगर वो y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले और x एक्सिस पे 1/r² की वैल्यू ले ले, तो फिर आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और 1/r² आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू अबव रिलेशन। ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आता है एक स्ट्रेट लाइन। तो इस बात को आपने याद रखना। एक बात और ध्यान में रखनी है, इस फॉर्मूले में ये भी क्लियर हो गया कि F इलेक्ट्रिक फील्ड और r² का इनवर्स लॉ है, उसका मतलब है चार्ज से दूर जाते जाएंगे r को बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कमी आती जाएगी। तो इसका मतलब है it become weaker while moving away from charge और it will become stronger, फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी while moving towards चार्ज। अगर चार्ज के करीब आते जाएंगे तो ये बढ़ती जाएगी और अगर चार्ज से दूर जाते जाएंगे तो ये वीक होती जाएगी। इस बात का भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो कहते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी भी चार्ज की इस तरह से प्रोड्यूस होती है। ये फर्ज करें एक चार्ज है, इस चार्ज के इर्द गिर्द कोई टेस्ट चार्ज रख दें तो उसके ऊपर फोर्स लग जाती है। किस रीजन के अंदर अंदर लग रही है? ये वो रीजन है जिसके अंदर अंदर कोई टेस्ट चार्ज मैं अगर रख दूंगा, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया टेस्ट चार्ज, यूजुअली ये पॉजिटिव होता है, तो कहता है इस चार्ज को जब मैं इस चार्ज की फील्ड के अंदर रखूंगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो जो फोर्स लगेगी उस फोर्स की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये किधर को चला जाएगा? बाहर की तरफ। अगर यहाँ रखूंगा तो अभी भी ये टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होंगे तो ये बाहर को चला जाएगा। तो कहते हैं टेस्ट चार्ज जब भी रख दिया जाए किसी चार्ज की फील्ड के अंदर, इस बड़े चार्ज की फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज स्मॉल q रख दिया जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, जो पाथ होता है, ये वाला पाथ, अगर चार्ज के ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इसकी फील्ड के अंदर फोर्स लगेगी तो ये बाहर को जाएगा। तो जिस रास्ते से ये बाहर जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? दैट इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और आप यहाँ पे वाज़िया तौर पे देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के करीब टेस्ट चार्ज रखे तो ये रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ जाती है ये लाइन ऑफ फोर्स। तो कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स ये जो है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, पेपर में ये पूछ लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइन ऑफ फोर्सेस की। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लाइन ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूँ, ये पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स एमसीक्यू की फॉर्म में पूछ लेता होगा। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये इमेजिनरी होती है, नजर नहीं आती। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये 3 डायमेंशनल होती हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव चार्ज के लिए, फॉर पॉजिटिव चार्ज ये रेडियली आउटवर्ड होती हैं। रेडियली, ये सारे एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं, रेडियली आउटवर्ड। और फॉर नेगेटिव चार्ज, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है भाई आपने। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें इस लाइन ऑफ फोर्सेस की तो रेडियली इनवर्ड, और ये लाइन ऑफ फोर्सेस क्लोजर हो जाती है, ये क्लोजर हो जाएंगी लाइन ऑफ फोर्सेस वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, और ये जहां पे अवे चली जाती हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस अवे हो जाए, दूर दूर चली जाए, तो फील्ड वेयर फील्ड इज वीक, तो फील्ड क्या होती है? वीक हो जाती है अगर ये लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर दूर चली जाए। बिटवीन सिमिलर चार्जेस, सिमिलर चार्जेस, बिटवीन सिमिलर चार्जेस, दो एक जैसे चार्जेस हैं, देयर इज नो फील्ड बिटवीन चार्ज, देयर इज नो फील्ड। दो एक जैसे चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान में यहाँ पे कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती। या दोनों नेगेटिव है तो इनके दरमियान में कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, उसको नल जोन भी बोलते हैं। नल जोन ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे नल जोन बन जाएगा या जीरो फील्ड लोकेशन बन जाएगी। और बिटवीन टू, B/W ये बिटवीन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान
फील्ड इज यूनिफॉर्म, आगे हम इसको डिटेल से भी देखेंगे, इज यूनिफॉर्म, फील्ड यूनिफॉर्म हो जाती है जी। और नेवर क्रॉस ईच अदर, ये भी आप जाए, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, नेवर क्रॉस ईच अदर, ये करेक्टरिस्टिक एज इट इज, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, कोई सी 3 दे देगा, ऑल ऑफ दीज भी दे देगा, तो ऑल ऑफ दीज जवाब लगा दें, इसको ध्यान में रखिएगा, शाबाश, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके जी, लाइंस ऑफ फोर्सेस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू एन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको फिर हम मैथमेटिकली देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसको हम सिंबल फाई से शो करते हैं, इसके नीचे ई भी यूजली ई से भी डिनोट किया जाता है सबस्क्रिप्ट में इसके, इसको इट इज़ ई डॉट ए, ये वेक्टर एरिया। तो अगर डॉट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाए तो आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कोज ऑफ थीटा आ जाता है। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, इसको वेक्टर एरिया बोलते हैं, ठीक है जी, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। और एक बात और याद रखनी, जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है दो वेक्टर्स का, तो जवाब जो भी आता है वो स्केलर क्वांटिटी आती है। इट मींस दैट दिस टर्म इज बेसिकली, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी। और अगर इसकी यूनिट की बात की जाए तो सिंपली आप ऊपर वाले फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। यूनिट इसका क्या बन जाएगा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज फोर्स पर यूनिट चार्ज फॉर्मूला था, और एरिया ए ही लिख देगी, बन जाएगा न्यूटन, चार्ज का होता है एम्पेयर सेकेंड, और ये एरिया का मीटर स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर एम्पेयर पर सेकेंड, और एम्पेयर सेकेंड को कूलम भी कहते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम बन जाएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या बन जाता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, और एरिया एज इट इज लिख देंगे, ये न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, 7 मीटर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम और 7 मीटर स्क्वायर। इसको यूनिट को भी आपको ड्राइव करना चाहिए, इसकी डायमेंशन भी आपको निकालनी चाहिए, ठीक है, डायमेंशन भी आप इसकी देख लेना। ओके जी, कहते हैं यहाँ पे जो ये वाला मतलब एंगल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एंगल किस किस से बना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और साथ में वेक्टर एरिया के दरम्यान। तो आप जानते हैं अगर ये प्लेन है, ये जिस तरह के व्हाइट बोर्ड है, ये प्लेन है, इस प्लेन को मैं बोलूंगा सरफेस एरिया, क्या बोलूंगा, सरफेस एरिया। और मैं कहूँ इस प्लेन की वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, अगर ये प्लेन को मैं वेक्टर एरिया कंसीडर कर लूँ, अगर ये प्लेन सरफेस है और मैं इस सरफेस का एरिया की डायरेक्शन पूछूं, सरफेस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप याद रखिए जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो अगर मैं कहूँ इस बोर्ड का वेक्टर एरिया जो है उसकी डायरेक्शन किधर को, तो आप कहेंगे बोर्ड से बाहर की तरफ या बोर्ड के अंदर की तरफ, ठीक है। तो फिर एक बात कंफर्म होगी, प्लेन अगर ये बोर्ड इस तरह पड़ा हुआ है इस डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे ये प्लेन की सरफेस है, ये प्लेन की सरफेस है। और अगर मैं इसके वेक्टर की बात करूं तो इसका वेक्टर होगा बाहर की तरफ, ठीक है। तो प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन में, और जो वेक्टर एरिया वो हो गया जी एक्सिस की तरफ, बाहर को जी एक्सिस आता है। तो मैं कहूँ ये प्लेन या सरफेस अपने ही वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रही है, अपने वेक्टर एरिया के साथ, तो आप कहेंगे 90 डिग्री बना रही है, 90 डिग्री। तो एक बात कंफर्म होगी, ये जो प्लेन है, प्लेन और इस प्लेन का जो वेक्टर एरिया, इनका आपस में एंगल क्या होता है, दैट इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैं एक बात मेंशन कर दूंगा, क्या, दैट इज एंगल थीटा किसका वेक्टर एरिया का, और एंड एंगल थीटा किसका, दैट इज सरफेस एरिया का, बोर्ड का, सरफेस का और वेक्टर का, यानी कि एंगल वेक्टर एरिया का और एंगल सरफेस एरिया का आपस में क्या होगा, दैट इज 90 डिग्री। तो दूसरे वर्ड में मैं भी कह सकता हूं थीटा वेक्टर एरिया का प्लस थीटा सरफेस एरिया का, इनका सम क्या हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं कहूँ सरफेस एरिया और वेक्टर एरिया का आपस में एंगल जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ वेक्टर एरिया और सरफेस एरिया का सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री, जिसको आप कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अगर मैं कहूँ किसी लम्हे वेक्टर एरिया 30 डिग्री पे पड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री पे, ये बात को समझना है, शाबाश, मैंने ऊपर लॉजिक बना दी है। वेक्टर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो भी एंगल बनाएगा और सरफेस एरिया जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा, इन दोनों एंगल्स का अगर सम करेंगे तो 90 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ किसी लम्हे वेक्टर एरिया 30 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ,
तो उसी लम्हे सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा होगा, तो आपको पता है इसका सम 90 आना चाहिए। अगर 30 डिग्री वेक्टर एरिया बना रहा तो सरफेस एरिया फिर 30 में क्या ऐड करें, 90 आ जाएगा, दैट इज 60। अगर मैं को किसी लम्हे वेक्टर एरिया 10 डिग्री एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, उसी लम्हे सरफेस एरिया कितना एंगल बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो आप कहेंगे दैट इज 80 डिग्री, क्योंकि सम इसका 90 रखना। इस तरह अगर मैं आपसे कहूं वेक्टर एरिया 20 डिग्री एंगल बना रहा है तो बताए सरफेस एरिया 70 बनाएगा, क्योंकि इसका सम क्या रखना, 90 डिग्री। इस बात को ध्यान में रखना, शाबाश। लेकिन यहाँ पे कौन सा एंगल यूज होता है, यहाँ पे दैट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो मैं इस बात को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ अगर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज EA कोस ऑफ थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू, जो कि मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल है, अगर मैं इस थीटा को कंसीडर कर लूँ, दैट इज कोस का आंसर मैक्सिमम आता है, कोस मैक्सिमम जो 0 पे देते हैं, दैट इज अगर एंगल 0 डिग्री हो तो आप जानते हैं फिर फ्लक्स हो जाएगा, इसका आंसर मैक्सिमम आएगा, तो फ्लक्स का आंसर यानी कि मैक्सिमम आ जाएगा। और फ्लक्स मैक्सिमम का जवाब क्या आएगा, EA, और आगे cos 0 1 होता है, तो इसका मतलब है EA आ जाएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम फ्लक्स। और अगर मैं ये वैल्यू ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दूं तो फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, EA की जगह अब मैं मैक्सिमम फ्लक्स भी लिख सकता हूं, मैक्सिमम फ्लक्स, और साथ में क्या लिख दूंगा, कॉस ऑफ थीटा। तो मेरा फ्लक्स का और मैक्सिमम फ्लक्स का आपस में एक लिंक बन गया, फ्लक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स इनटू कॉस ऑफ थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मेरा एक लिंक बन गया। और अगर मैं कहूं इस फ्लक्स को डिफरेंट एंगल्स के लिए सवाल पूछ ले पेपर में, फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है, MCQ की फॉर्म में बात कर रहा हूं, वो आपसे कहता है flux will be half of its maximum value, then which of following is true। इनमें से कौन सी बात ट्रू हो जाएगी, एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, हमने हाफ करना है, ठीक है, इज 30 डिग्री। बीटा ऑप्शन है, एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 45 डिग्री, एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 डिग्री, और डेल्टा है जी एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री। ठीक है जी, तो इस बात को फिर हम सेटिस्फाई कर लेते हैं इस MCQ की मदद से। इस MCQ में मैं काफ़ी ज़्यादा बातें इकट्ठी कर जाऊंगा, ज़रा फोकस करना। कहता है इफ़ थीटा जो कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो आप जानते हैं फ्लक्स क्या बनेगा, यहाँ 0 पुट करें तो फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स मैक्सिमम, जिसको कहते हैं 100% ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम, 100% जवाब आ जाएगा किस एंगल पे, 0 डिग्री पे। इस तरह अगर मैं बात करूं एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज 30 डिग्री, तो आप जानते हैं इसमें पुट करने से फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स मैक्सिमम और कोस 30 डिग्री, कोस 30 स्क्वायर रूट 3/2 होता है, जिसको 0.86 भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट 3/2 जिसको हम 0.86 भी बोलते हैं फ्लक्स मैक्सिमम, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो 86% ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम बन जाएगा। इस तरह अगर मैं बात करूं एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम 45 डिग्री, तो आप बताएं परसेंटेज में भी जवाब पूछ रहे होता है, फ्लक्स किसकी इक्वल होगा, फ्लक्स मैक्सिमम इनटू यहाँ पे मैं 45 डिग्री पुट करूंगा तो 45 1/√2 होता है कोस की वैल्यू, जिसको 0.71 इंटू फ्लक्स मैक्सिमम कहते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71% ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम जवाब आ जाएगा। इस तरह अगर मैं बात करूं 60 डिग्री पे फ्लक्स यानी कि एंगल की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ दैट इज 60 डिग्री वेक्टर एरिया के साथ ही है, तो बताया फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स मैक्सिमम, इसी में पुट कर रहा हूँ फ्लक्स मैक्सिमम, और cos 60 आप जानते हैं 1/2 होता है, 1/2 का मतलब 0.5 टाइम्स ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम, जिसको हाफ भी बोलते हैं, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करें 50% ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम। और इस तरह अगर 90 डिग्री में बात कर ली जाए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दी जाए, तो 90 डिग्री के ऊपर फ्लक्स का आंसर क्या आएगा, फ्लक्स मैक्सिमम, ये भी वैल्यू मैं 90 डिग्री इसी में पुट कर रहा हूँ, वेक्टर एरिया के साथ ये एंगल है। 90 डिग्री में बात की जाए तो दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री cos 0 देता है, तो दैट इज इक्वल टू 0 या 0% ऑफ फ्लक्स मैक्सिमम। तो आपने एक बात नोटिस कर ली है, अगर एंगल 0 डिग्री हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है, और अगर एंगल 90 डिग्री हो तो फ्लक्स मिनिमम हो जाता है। लेकिन सवाल में क्या था,
फ्लक्स हाफ की है, हाफ किस एंगल पे होता है, हाफ किस एंगल, वेक्टर एरिया के साथ एंगल पूछा हुआ, हाफ किस एंगल पे होगा, तो आप जानते हैं दैट इज 50% इज नोन एज हाफ, और ये किस एंगल पे होता है 60 डिग्री, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया 60 डिग्री पे, तो आपकी ऑप्शन कौन सी बन जाएगी, ये 60 डिग्री वाली, 60 डिग्री वाली ऑप्शन का मतलब क्या, दैट इज चार्ली। इस तरह मैं अगर आपसे कहूं फ्लक्स 71% है, फ्लक्स 71% है, तो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान कितना एंगल है, तो आपको पता चल गया दैट इज 45। अगर मैं आपसे कहूं फ्लक्स 86% है, फ्लक्स मैक्सिमम का 86% है, तो बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेक्टर एरिया के दरमियान कितना एंगल है, तो आप कहोगे 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन ये एंगल है वेक्टर एरिया के साथ, वो बाजू का तो आपसे सरफेस एरिया का एंगल भी पूछ लेता होता है। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है फ्लक्स 100% है, मैक्सिमम का फ्लक्स 100% है, तो बताएं वेक्टर एरिया के साथ एंगल, तो वेक्टर एरिया के साथ एंगल ये लिखा हुआ है, ये एंगल लिखा हुआ है वेक्टर एरिया के साथ, ये वेक्टर एरिया वाला ही एंगल है 0 डिग्री। अगर वो कोई मैक्सिमम फ्लक्स मैक्सिमम का 100% है, तो बताएं वेक्टर एरिया के साथ एंगल, तो आप कहेंगे वो है 0 डिग्री। और अगर वो सरफेस एरिया के साथ पूछे तो फिर आप ये रिलेशन यूज करें, ये वाला रिलेशन, वेक्टर एरिया के साथ 0 बन रहा था, तो सरफेस एरिया के साथ या 90 होना चाहिए ना, क्योंकि इनका सम 90 लाना है ना, तो वेक्टर एरिया के साथ अगर 0 डिग्री एंगल बन रहा है, उसी लम्हे सरफेस एरिया के साथ कितना बन रहा होगा 90 डिग्री। तो अगर सरफेस एरिया के साथ पूछे तो मैं रेड वाला सरफेस एरिया के साथ है 90 डिग्री बन जाएगा। अगर वो 86% फ्लक्स हो रहा है, 86% मैक्सिमम का हो गया फ्लक्स, तो वेक्टर एरिया के साथ एंगल आप कहेंगे 30 डिग्री, लेकिन सरफेस एरिया के साथ कितना बन रहा होगा, दैट इज 60 डिग्री, 90 करना ना सम, ओके। कहते हैं 71% फ्लक्स मैक्सिमम का किस एंगल पे होगा वेक्टर एरिया के साथ, तो आप कहेंगे 45 डिग्री, और जब वेक्टर एरिया के साथ 45 डिग्री है तो सरफेस एरिया के साथ भी 45, पर ये रेड वाला सरफेस एरिया के साथ शो कर रहा हूं, तो सरफेस एरिया के साथ भी 45। या मैं आपसे ये कहूं बताएं कौन सा एंगल है जो सरफेस एरिया के साथ बना लो या वेक्टर एरिया के साथ बना लो, फ्लक्स एक जितना ही आता है, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता, तो आप देखें 45 डिग्री, क्योंकि वेक्टर एरिया के साथ जब 45 डिग्री हो तो सरफेस एरिया के साथ भी 45 भी बन रहा होता है, और 45 डिग्री ऐसा एंगल है जो वेक्टर एरिया के साथ बनेगा, सरफेस एरिया के साथ फ्लक्स की क्वांटिटी 71% ही रहती है, ठीक है। इस तरह वो आपसे ये भी कह सकते हैं बताएं 50% फ्लक्स मैक्सिमम का किस एंगल पे होगा वेक्टर एरिया के साथ, तो आप वेक्टर एरिया के साथ कहेंगे 60 डिग्री पे, लेकिन यही सवाल हो 50% मैक्सिमम फ्लक्स का 50% किस एंगल पे होगा, एंगल सरफेस एरिया के साथ बताओ, तो आप फिर यहाँ पे 60 है तो 30 लिख देंगे, सरफेस एरिया के साथ 30 डिग्री होगा। इस तरह मैं आपसे कहूँ फ्लक्स 0% हो जाएगी या फ्लक्स 0 हो जाएगा, वेक्टर एरिया के साथ एंगल बताओ तो आप कहोगे 90, अगर मैं सरफेस एरिया के साथ कहूँ तो आप कहोगे 0 डिग्री। तो ये बातें दोनों याद रखनी है, सरफेस एरिया की भी और वेक्टर एरिया की भी। और सवाल भी पेपर पर पूछ लेता होता है, वो आपसे कहते हैं आप बताएं 30 डिग्री है, एरिया की वैल्यू आपको नंबर्स में दे देगा 5 मीटर स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर कुछ भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो आपसे कहेगा आप फ्लक्स निकालें तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए, ये बातें सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ओके जी, फ्लक्स से रिलेटेड सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट लॉ दैट इज गॉसेस लॉ, और गॉसेस लॉ ने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आप मालूम करते हैं अक्सर जगहों में। तो गॉसेस लॉ की हम बात कर लेते हैं। ओके जी, गॉसेस लॉ क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड बात करते हैं। कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, सरफेस के अंदर जो भी चार्ज है, जो भी चार्ज सरफेस के अंदर मौजूद होगा टोटल चार्ज के साथ 1/ε0 को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1/ε0 टोटल चार्ज को आप Q नीचे T भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल डेफिनेशन है गॉसेस लॉ की, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फील्ड मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। एक और बात याद रखनी है, अब ये फ्लक्स से रिलेटेड जब वो सवाल करता है एमसीक्यू मुख्तलिफ किस्म के कर देते हैं, है तो रिलेशन छोटा सा, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल वो मुख्तलिफ टाइप के पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है इफ देयर इज अ क्यूबिक सरफेस हैविंग, क्यूबिक शेप है जी, क्यूबिक शेप हम मेंशन कर लेते हैं, क्यूबिक शेप हैविंग लेंथ L, ठीक है जी, हर लेंथ उसकी L है, देन व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू single side of the cube having 2 coulomb
चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ठीक है जी, कहता है इफ देयर इज अ क्यूबिक शेप, एक क्यूबिक शेप है, उसकी लेंथ एक साइड की L है, देन व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू सिंगल साइड। एक सिंगल साइड पे आपने फ्लक्स की वैल्यू बतानी है ऑफ द क्यूब हैविंग 2 कूलम चार्ज, उसके अंदर क्यूब के अंदर 2 कूलम का चार्ज अवेलेबल है। ठीक है जी, इसको सॉल्व करने से पहले हम ऑप्शन मेंशन कर लेते हैं। दैट इज 1/ε0 टाइम, बीटा 2/ε0 टाइम, चार्ली 1/3ε0 टाइम और डेल्टा 1/6ε0 टाइम। तो इसको हम सिंप्लीफाई करने से पहले लॉजिक समझ लेते हैं। कहते हैं क्यूब है, क्यूब के अंदर एक चार्ज मौजूद है 2 कूलम का, तो हम जानते हैं टोटल फ्लक्स हम निकालते हैं पूरे के पूरे क्यूब का। ये क्यूब का फ्लक्स आने लगा, क्यूब का फ्लक्स किसके इक्वल होता है 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज क्यूब के अंदर जो भी है, और आप जानते हैं 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज कितने क्यूब के अंदर 2 कूलम का, तो मैंने 2 कूलम लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय ε0। ठीक है जी, ये आपके पास पूरे क्यूब का फ्लक्स आ गया। ठीक है, पूरे क्यूब का। उसने क्या कहा था, फ्लक्स आपने निकालना है एक साइड का, फ्लक्स थ्रू सिंगल साइड, एक साइड का फ्लक्स निकालना। तो क्यूब के अंदर साइड्स कितनी होती हैं आप जानते हैं 6, एक टॉप बॉटम लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, 6 साइडें होती हैं। तो इसका मतलब है ये फ्लक्स आया पूरे क्यूब का, 6 साइडों का फ्लक्स आ गया, 6 की 6 साइडों का। आपको तो एक साइड का फ्लक्स चाहिए ना, इसका मतलब है ये 6 साइडों का फ्लक्स है, आपको एक साइड का चाहिए, तो आपको इसका 6वां हिस्सा लेना है। तो अगर आप फ्लक्स सिंगल साइड का निकालेंगे तो इसका मतलब है 2/ε0 तो टोटल फ्लक्स था, इसका 6वां हिस्सा कर दे, 6वें हिस्से का मतलब होता है 1/6 से मल्टीप्लाई कर दे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, दैट इज 1/3ε0। तो हमारी ऑप्शन फिर कौन सी बेटर हो जाएगी, दैट इज बेस्ट हो जाएगी, दैट इज 1/3ε0 व्हिच इज द राइट आंसर। इस तरह और भी क्वेश्चन इस तरह के डिफरेंट टाइप के पूछ सकता है। ओके जी, गॉसेस से रिलेटेड फिर हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी देखते हैं। इसकी बेसिकली आपने पढ़ी हुई हैं जो 3 एप्लीकेशन, हमारा फोकस उन्हीं पे होगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशन भी आपको जानते हैं, जीरोग्राफी जो आप मतलब फोटोकॉपियर मशीन की बात करते हैं। ठीक है, और इंकजेट प्रिंटर, ये भी आपने मतलब देखना है, एक बार पढ़ जरूर लेना, ये पेपर में आ जाती होती है MCQ, मतलब सिंपल बुक की लाइन स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की। ओके जी, गॉसेस लॉ की बेसिकली आपने 3 एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन दैट वाज फ्लक्स थ्रू a hollow charge sphere. Hollow charged sphere, एक स्फीयर है जो कि होलो है अंदर से लेकिन चार्ज्ड है। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन क्या थी, आपने इसको फॉर इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज, एक शीट है जिसपे इनफिनिट चार्ज मौजूद है। ठीक है, और शीट भी इनफाइनाइट है। उसके बाद लास्ट थी बिटवीन फ्लक्स बिटवीन या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स, ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान भी फ्लक्स आपने मालूम किया। तो मैं सिंपल इसकी पहले तो एप्लीकेशन के रिजल्ट लिख दूंगा, बाद में फिर हम इसको देखेंगे डिटेल से। आप जानते हैं होलो चार्ज स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। तो अंदर कोई भी चार्ज नहीं है तो फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है 0, क्योंकि यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं चार्ज क्या है, 0 है। और आप ये भी जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला होता है EA मैक्सिमम फ्लक्स या EA cos थीटा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो फ्लक्स का जवाब आप जानते हैं 0 आ रहा है। तो अगर फ्लक्स का जवाब 0 आ रहा है तो एरिया की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती। फ्लक्स का जवाब फिर भी 0 आया, हमने ऊपर देख लिया फ्लक्स का जवाब 0 है, तो फ्लक्स का जवाब 0 करने के लिए एरिया तो 0 हो ही नहीं सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो 2 बातें हमें पता चल गई, जब भी हम होलो चार्ज स्फीयर की बात करेंगे तो फ्लक्स की वैल्यू भी इनसाइड 0 होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इनसाइड 0 हुआ करेगी। लेकिन इससे हटके भी वो बातें पूछ लेता होता है, वो जो बातें हम आगे देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम फॉर इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते थे, दैट वाज सिग्मा ओवर 2ε0। और अगर कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान हमने देखा था सिंगल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये बनता था
तो अगर हम ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, दो प्लेटें होती है, सिंगल में एक प्लेट होती है उसमें डबल, तो इसका डबल इलेक्ट्रिक फील्ड का जवाब उस केस में आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जवाब इस केस में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक दो बात और जो याद रखने वाली है वो क्या, व्हाट इज दिस सिग्मा। सिग्मा बेसिकली सरफेस चार्ज डेंसिटी को कहते हैं, लेकिन याद रखें चार्ज डेंसिटी 3 टाइप की एग्जिस्ट करती है, आपको पता होनी चाहिए। पहली चार्ज डेंसिटी को क्या बोलते हैं, सिग्मा एल। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है इसका यूनिट क्या बनता है, इसका यूनिट या फॉर्मूला क्या बनता है, दैट इज टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो ये बनेगा कूलम पर मीटर। इसी तरह दूसरी चार्ज डेंसिटी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि आपकी बुक में यूज की हुई है, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है दैट इज टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ सरफेस एरिया। तो जो भी Q ओवर A बनता है वो इसका यूनिट बन जाएगा, Q ओवर A फॉर्मूले का जो भी यूनिट बनता है वो इसका यूनिट बन जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी का। Q का कूलम होता है चार्ज का और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर बात की जाए तीसरी चार्ज डेंसिटी की, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है वो, इसको सिग्मा V से शो करते हैं, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है बेसिकली इसको चार्ज इनक्लोज्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता है। चार्ज कूलम है और वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, तो ये कूलम पर मीटर क्यूब बन जाएगा। तो 3 तरह की चार्ज डेंसिटी है, 3 तरह के इसके यूनिट है और 3 तरह के इसके फॉर्मूले, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और सिंगल शीट के लिए ये फॉर्मूला है, और डबल शीट या कैपेसिटर की शीट्स के दरमियान या दो अपोजिट प्लेट्स के दरमियान डबल हो जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे जो होलो चार्ज स्फीयर से रिलेटेड वो अक्सर बातें पूछा करता है, वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। मैं होलो चार्ज स्फीयर को सेपरेटली भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, होलो चार्ज्ड स्फीयर की बात हम कर रहे हैं। ओके जी, होलो चार्ज स्फीयर एक ऐसा स्फीयर होता है जिसकी सरफेस के ऊपर तो चार्ज होता है, ये इसकी सरफेस है, और सरफेस के ऊपर फर्ज करें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और आप जानते हैं पेपर में ये सवाल भी आ जाता है, किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल का चार्ज कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो याद रखें वो उसकी आउटर सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि ये चार्ज शुरू पे अंदर ही होता है। ये 2 पॉजिटिव या 3 पॉजिटिव चार्जेस अंदर बनते हैं, अगर बन गए अंदर तो याद रखिए ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये वाले चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करते हुए उस जगह पे जाके स्टेबल होते हैं जहां पे इनके दरमियान मिनिमम फोर्स लगे, जहां पे फोर्स ऑफ रिपलियन मिनिमम हो जाए। और मिनिमम इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपलियन तब होगी जब इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा। इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब चार्जेस सरफेस के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं होलो चार्ज स्फीयर या कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है, तो चार्ज कहाँ उसके स्टोर हुआ होता है, तो याद रखें एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर स्टोर होता है। तो पहली बात, होलो चार्ज स्फीयर का चार्ज कहाँ स्टोर होता है, चार्ज स्टोर एट आउटर सरफेस। ठीक है जी, ये पहली बात पेपर में पूछते थे, चार्ज स्टोर एट द आउटर सरफेस। दूसरी बात आपसे जो पेपर में पूछता होता है वो तो आपने पहले भी पढ़ ली हुई है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होती है, ये भी आपने प्रूफ कर लिया है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड क्या होता है, दैट इज ऑल्सो 0। ये टर्म्स भी 2 आप पहले पढ़ चुके हैं, मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ठीक है, तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो वो पेपर में पूछता होता है आपसे, कहते हैं बताएं अगर सरफेस के ऊपर, यहाँ पे ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर चार्जेस की वजह से पोटेंशियल डेवलप हो गया +10 वोल्ट का, +10 वोल्ट का पोटेंशियल डेवलप हो गया सरफेस के ऊपर, तो बताएं सेंटर के ऊपर कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ होगा। सेंटर के ऊपर याद रख लें अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, क्योंकि हमने मेंशन कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 है तो इसका मतलब है 0 इज अ कांस्टेंट। अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब है अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी कि 0 है, 0 इज अ कांस्टेंट। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 या कांस्टेंट हो तो याद रख ले उस सरफेस के अंदर या उस जगह के अंदर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला हमने आगे पढ़ लेना, लेकिन मैं यहाँ पर रेफरेंस के तौर पे यूज जरूर कर लूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट डेल्टा V/डेल्टा
आर होता है, नेगेटिव साइड आपको मूविंग टूवर्ड्स लो पोटेंशियल, ये हम कंडीशन लगाते होते हैं, तो माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर होता है रिलेशन। अगर मैं कहूं अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कांस्टेंट, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो आप अंदर देख रहे हैं हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है भी कांस्टेंट और उसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूं तो मेरे पास ये रिलेशन बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर विच इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता चल गया डेल्टा आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा आर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो मुझे पता चल गया होलो चार्ज स्फीयर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जिसकी वजह से डेल्टा वी भी 0 है। डेल्टा वी का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। अगर सरफेस के ऊपर यहाँ पे इस जगह पे मैं इसको वोल्टेज एट द सरफेस कहूं और सेंटर के ऊपर वोल्टेज एट द सेंटर कहूं, तो मुझे पता है सरफेस के वोल्टेज और सेंटर के वोल्टेज का डिफरेंस 0 है। तो फिर मुझे पता होना चाहिए इस बात का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एट द सरफेस माइनस डिफरेंस का मतलब माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 करना है तो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दिया, सरफेस का और अंदर का, सेंटर का। अगर ये दोनों का डिफरेंस 0 है, जो कि स्टेटमेंट के मुताबिक ठीक है, इसका मतलब है सरफेस के ऊपर जो भी पोटेंशियल है माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, वही सेंटर के ऊपर पोटेंशियल है। तो इसका मतलब ये हुआ जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है सेंटर के ऊपर भी वही पोटेंशियल, तो इसका मतलब है सेंटर के ऊपर भी प्लस 10 वोल्ट ही पोटेंशियल होना चाहिए। हमें एक बात कंफर्म होगी, बच्चे क्या कराते हैं, सेंटर के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू 0 कराते हैं। तो याद रखें जो भी पोटेंशियल सरफेस के ऊपर होता है सेंटर के ऊपर भी वही पोटेंशियल होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है 0। फिर एक बात कंफर्म होगी, अंदर हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस अंदर हर जगह 0 है, तो अंदर पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होने का मतलब है अंदर पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट हो गया। और अगर अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया यहाँ पे 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 जहां भी आप पोटेंशियल निकालेंगे हर जगह प्लस 10 आएगा। तो इसका मतलब है अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो फिर मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा, पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट इनसाइड। इनसाइड होलो चार्ज स्फीयर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। और जब भी पोटेंशियल किसी जगह का कांस्टेंट हो जाए उसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। अगर मैं कहूं होलो चार्ज स्फीयर के अंदर कौन सी सरफेसेस होती हैं, तो आप कहेंगे कांस्टेंट पोटेंशियल वाली सरफेसेस। कांस्टेंट पोटेंशियल वाली सरफेसेस का दूसरा नाम क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। और आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला, आगे पोटेंशियल का भी हमने फॉर्मूला पढ़ना, रेफरेंस में मैं यहां पे भी यूज कर लूंगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और पोटेंशियल डिफरेंस अंदर हर जगह 0 है, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ से Q आके मल्टीप्लाई होगा, तो वर्क डन इनसाइड आल्सो इक्वल टू 0। तो अगर मैं कहूँ चार्ज को मैं इस पॉइंट नंबर 1 से इस पॉइंट नंबर 2 पे ले आया हूँ, यहाँ से यहाँ चार्ज को मैंने मूव करा दिया, यह चार्ज खुद मूव कर गया 1 से 2 तक, तो बताएं कितना वर्क हुआ। तो याद रख ले ये वाला पॉइंट भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है, ये वाला पॉइंट भी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पे है। तो इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कोई भी वर्क नहीं होना चाहिए। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, जिसको इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं, वहां पे वर्क डन की वैल्यू देख लें। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का मतलब होता है डेल्टा वी 0, यहाँ पे 0 पुट करके हमें पता चलेगा वर्क डन 0 होगा। तो इसका मतलब है होलो चार्ज स्फीयर के अंदर चार्ज पॉइंट 1 से 2 की तरफ मूव करता है अगर, तो उस पर कोई भी वर्क रिक्वायर नहीं होता। इस बात को आपने ध्यान में रखना। तो हमें पता चल गया होलो चार्ज स्फीयर के लिए कौन कौन सी बातें पेपर में पूछेगा। पहली चार्ज कहाँ स्टोर होता है, सरफेस के ऊपर स्टोर होता है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, 0 होता है। तीसरा इनसाइड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 0। अगर वो इनसाइड पोटेंशियल डिफरेंस 0 कह रहा है तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया। डिफरेंस जिस चीज का 0 हो वो चीज कांस्टेंट हो जाती है। और जहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो उसे इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस कहते हैं। और अंदर हर जगह इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस होने का मतलब है वर्क डन की वैल्यू हमेशा 0 हुआ करेगी।